नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने शुरुआती 100 दिनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड अगले महीने के अंत में जारी करेंगे, मगर बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार बनने के बाद से प्रदेश की तस्वीर में बदलाव शुरू हो चुका है। गुंडागर्दी खत्म हो रही है और अपराध का ग्राफ गिर रहा है। सरकार में जनता का विश्वास बहाल हो रहा है, मगर सहारनपुर में जातीय संघर्ष, बुलंदशहर, संभल और गोंडा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं ने सरकार के लिए चिंता खड़ी कर दी और ज्यादा चिंता इस बात की है कि इन वारदातों में बीजेपी और तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के लोगों की संलिप्तता का आरोप है। ऐसे में विपक्ष सहित दूसरी पार्टियों ने यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अपराधियों के समानांतर सरकार स्थापित है। कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों की ओर से उनके ऊपर हमले जारी हैं। बहरहाल बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ही मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी। किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाकर जनता का विश्वास जीता था, लेकिन जो उम्मीदें योगी सरकार से थीं वो कहां तक पूरी हुई? क्या कसौटी पर खरी उतर रही है योगी सरकार? अगर नहीं तो कमी क्या और कहां है? लोकतंत्र में इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। सरकार आने के बाद कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार जरूर किया गया है। राजनीतिक कारणों से भले ही आप यहां स्वीकार न करें, लेकिन आपके परिवार के लोग महसूस करते हैं कि प्रदेश में अच्छा माहौल पैदा हुआ है। सीएम योगी मान रहे हैं कि घरों में परिवार खुश हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पर जरा ये तस्वीरें देखिए। खुलेआम पॉश कॉलोनी में सर्राफा के दुकान में बेधड़क बिना किसी खौफ के कानून के गुनहगार दुकान में घुसते हैं। अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए दुकान में रखा सोना और चांदी लूटकर चले जाते हैं। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर तौर पर घायल हुए। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया। वोटों को लुभाने के लिए सरकार बनते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावों को मैनिफेस्टो की थाली में परोसा गया, पर अब वही कानून व्यवस्था योगी सरकार के गले की फांस बन चुकी है। साथ ही विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई इसकी बानगी बनी। नेता सदन ने बड़ी बारीकी से अपनी बात कही। 2 महीने की सरकार है, बाद में ये कंट्रोल करेंगे। मान्यवर, अगर बच्चा पैदा होते ही पोलियो ग्रस्त हो जाए तो उसे आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? पोलियो ग्रस्त बच्चे से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सरकार जब से आई है अपराधों की बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है। देख लीजिए, क्योंकि बात मान के चलता हूं कि गोरख पीठ का पीठाधीश्वर कभी भी सदन में असत्य प्रलाप नहीं कर सकते। मथुरा ही नहीं, सहारनपुर की हिंसा के पीछे सुस्त कानून व्यवस्था भी सरकार के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। उससे पहले संभल में दबंगों का दलित उत्पीड़न, पीएम के संसदीय क्षेत्र में बनारस में ज्वेलर्स की दुकान से 10 करोड़ की लूट, लखनऊ में हत्याएं। 1 महीने में फहरिस्त काफी लंबी हो चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की जनता योगी सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा? 40 दिन में प्रदेश भर के अराजक तत्वों को जेल में डालने के वादे के साथ आई सरकार इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं रख पाई। किसानों के हित की दुहाई देते हुए जो कर्ज माफी की गई, उससे भी किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं। व्यवस्था के गड्ढों के साथ 15 जून तक सड़कों के गड्ढों को भरने के वादे का अंजाम देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि मौजूदा तस्वीर इस वादे के खरा उतरने पर संशय पैदा कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इस मेरठ में कि एडीएम की कोठी का जो एडीएम साहब निकलते हैं, यहाँ 2-4 बार निकलते हैं सड़क पर, उन्हें गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए तो पूरे मेरठ की सड़कों का वो क्या देख पाएंगे लोग। हालांकि दलील ये भी है कि सरकार को बने सिर्फ 2 महीने ही हुए और इतने वक्त में हर चीज को ट्रैक पर लाना मुश्किल है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इतना बदलाव कर रही सरकार, हर जगह छापे मारने वाले मंत्रियों की सरकार, मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र मानने वाली सरकार, सबका साथ सबका विकास के नारे वाली सरकार के लिए बिगड़े हालातों को वश में करना क्या इतना मुश्किल है? 2 महीने में बड़ा बदलाव ना सही, लेकिन कम से कम लोग बेखौफ बाहर निकल सकें, इतना तो किया ही जा सकता है। इस जवाब की तलाश
प्रदेश की जनता कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आगरा रेंज के एडीजी अजय आनंद ने मथुरा पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। एडीजी ने दावा किया कि पूरे मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। व्यापारियों के साथ हुई वारदात का पर्दाफाश करने के लिए एसटीएफ की टीम लगाई गई। एडीजी अजय आनंद ने कहा कि कल प्रदेश के डीजीपी भी मथुरा का दौरा करेंगे। नहीं, आप सरकार की संवेदना इसी से समझ सकते हैं कि कल पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं इसका समीक्षा करने आ रहे हैं और इसमें हमारी एसटीएफ भी लगी हुई है, जिला स्तर से भी टीम लगाई गई है, जोन स्तर से भी जो हमारे सुराग्रस्त जो मेहनतकश सिपाही हैं और इंस्पेक्टर्स उनकी टीम लगाई हुई गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घटना का शीघ्र से शीघ्र अनावरण होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ खास मेहमान तो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ कैप्टन द्विवेदी हैं, आप पूर्व आईएएस हैं। गोविंद पंतराजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी। सुब्रत त्रिपाठी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डीजी यूपी पुलिस। और सुदेश वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सुदेश जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। तकरीबन 2 महीने सरकार को हो चुके हैं। विपक्षी जो कह रहे हैं वो एक तस्वीर है, जो तस्वीरें मीडिया में सामने आ रहे हैं वो भी एक तस्वीर है। आप कैसे देखते हैं अपने 2 महीने के शासन को? आवाज आ रहा है बहुत। सुदेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलो ठीक है, कैप्टन द्विवेदी आपके पास मैं आऊंगा। पिछली सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर ही मौजूदा सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में चीजें रखी थी। यही प्रचार भी किया गया था कि जैसे सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 2 महीने से आपराधिक घटनाएं ताबड़तोड़ तरीके से सामने आ रही हैं। कहां कमी देखते हैं? प्रदेश जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति में कमी है या फिर जो सरकार की योजनाएं हैं इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पा रहा? सर्वप्रथम मैं आपसे ये बताना चाहूंगा जी कि ट्रांजिटरी फेज जो होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज ये क्रिमिनल एलिमेंट्स लेते हैं। जी, ये सरकार बदली, नई सरकार आई और प्रोसेस में है अभी सेटल डाउन होने के, तो इसका फायदा हमेशा क्रिमिनल उठाते हैं। लेकिन पुलिस का एक बाल, प्रशासन का एक बाल निश्चित रूप से कम हुआ है। आपने देखा थाने में घुस करके पॉलिटिकल बैकिंग के लोग थानेदार पे हमला कर दे रहे हैं, कहीं पर दुकानें दिन में लूट ली जा रही हैं। इसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति और साथ में फर्म डिसीजंस वो इंपॉर्टेंट है। डीजीपी के ही सिलेक्शन में करीब करीब 1 महीने से ज्यादा समय लग गया सरकार को और अब जो है जाकर के डीजीपी साहब अपनी टीम को सेटल कर रहे हैं। करीब करीब 1.5 महीना ऑलमोस्ट उसमें खत्म हो गया जी। अब आवश्यकता इस बात की है जो एक कुशल प्रशासक के लिए होनी चाहिए कि फर्म डिसीजंस लेते हुए जो भी लोग जी अपनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटीज में पाए जाएं, जो लोग अपने ड्यूटीज को ठीक से अंजाम न दे रहे हो जी, उनका केवल स्थानांतरण कर देना या जी, उनको पुलिस लाइन भेज देना इसका जवाब नहीं है। जी, उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी जी, ताकि वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स बाकी लोगों को दिखाई दे, बाकी लोग उससे नसीहत लें जी, और भविष्य में जी, इस प्रकार की क्राइम्स की पुनरावृत्ति न हो। जी ठीक है। साथ में ठीक है सर, मैं ये भी वापस करना लौटूंगा पड़ेगा कि द्विवेदी एक जी, वापस clear मैं message- लौटूंगा आपके पास। राजकुमार भाटी, इस तकरीबन 2 महीने के कार्यकाल को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, सबको पता है, मीडिया को भी पता है, रिपोर्टें भी आई हैं, आंकड़े भी हैं कि इन 2 महीने में अपराध बेतहाशा बढ़े हैं जी, और बड़े बड़े गंभीर अपराध हुए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट है कि जनवरी में हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जनवरी में उत्तर प्रदेश में 286 हत्याएं हुई, मार्च में 396 हुई, अप्रैल में 399 हुई। जनवरी में रेप हुए 244, मार्च में हुए 378, अप्रैल में हुए 393 जी, जनवरी में लूट की 249 घटनाएं हुई, मार्च में हुई 421 जी, और अप्रैल में हुई 412 जी, कल जो मथुरा में हुआ सारे टीवी चैनलों पर चल रहा है, सीसीटीवी में देख रहे हैं, जंगल राज बिल्कुल कायम हो गया है। लेकिन इसके मैं 2 कारण बताना चाहूंगा। जो अभी द्विवेदी जी कह रहे थे जी, ये बात सही है कि टाइम लगता है संभलने में जी, लेकिन जिस नियत से और जिस तरीके से जी, अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, अधिकारी योग्यता के आधार पर नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अधिकारियों की जात देख के, धर्म देख के नियुक्तियां दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े
हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ दिया गया है। गले में केसरिया दुपट्टे डालकर सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जी। कहीं कोई किसान गाय लेके जा रहा है, उसकी गाय छीन लेते जी। हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। जी। कहीं कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली गई है प्रेम प्रसंग में, उनके रिश्तेदारों की हत्याएं हो जाती हैं। थानों में जा जाके पुलिस को पीटा जा रहा जी। है, एसएसपी के घर पे पथराव किया जा रहा है जी। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा। जी। इसी पार्टी के एमपी और एमएलए हाँ। राघव लखनपाल शर्मा इन्हीं की पार्टी के एमपी हैं जी। और इन्हीं के एमएलए जी। देवबंद के जी। एसएसपी के घर पे जाके पथराव करते हैं जी। और उसके बाद उसी एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाता है जी। ना कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोषी खुलेआम घूम रहे हैं जी। बुलंदशहर में। जिस तरह से हत्या की गई एक व्यक्ति की, जी। एक उसको औरत के चक्कर में, और उसमें इनके हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जेल गए हैं। एक पहासु नगर अध्यक्ष इनका हिंदू युवा वाहिनी का, वो जेल गया है। जी। तो इन दो वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं और अगर इन दोनों चीजों पर लगाम नहीं लगाई गई, जी। अधिकारी योग्यता देख कर नियुक्त नहीं किए गए हाँ। और इन युवा वाहिनी और ये इन दोनों चीजें पट्टेदारों अलग पे अलग अगर मुद्दा है। रोक अधिकारी नहीं की नियुक्ति लगाएगी तो अलग है अपराध और अभी और कानून बढ़ेंगे। व्यवस्था जो है वो अलग है। सुब्रत त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आऊंगा। नजदीक से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आपने देखा है। अगर ट्रांजिट फील्ड में, जैसा कि द्विवेदी ने कहा है कि चीजें में अव्यवस्थाएं होती हैं, अपराधी इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर अपराध सामने आते हैं तो उसमें कमी फिर सरकार की आती है कि प्रशासन की आती है? ऐसा है कि कमी न सरकार की होती न प्रशासन की होती है। कमी जो है सिस्टम की होती है जी। और सिस्टम जो है डे बाय डे पिछले कई वर्षों से, दसियों वर्षों से जी। यूपी से जो लोप हो गया है वह है सिस्टम। और इसमें न मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को और न गवर्नमेंट को न विभाग को दोषी मानता हूँ। सिस्टम के मतलब है जो काम रूटीन में होना चाहिए। जी। मैं एक छोटा उदाहरण सहारनपुर का दे रहा हूँ। जी। सहारनपुर में केवल 20% सिपाही उस थाने में पोस्ट थे। अगर 100 आदमियों का एलोकेशन है तो 20। जी। अब ये बताइए कि सहारनपुर एक सेंसिटिव जिला था, है पहले बवाल हो चुका था। नॉर्मल से कुछ प्लस भले हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल से कम सिपाही कैसे पोस्ट हुए, जी। इस पर कोई भी रिस्पांसिबिलिटी तय नहीं हो रही है कि जहां 112 की एलोकेशन थी वहां पर 20 कैसे पोस्ट हुए। अगर यूपी भर में शॉर्टेज होती कि हाँ भाई 100 सिपाहियों के एवज में पूरे यूपी में 20 होते तब तो बात ठीक थी, मजबूरी थी। लेकिन यूपी में मुश्किल से 8% 10% शॉर्टेज होगी तो 112 की जगह 100-102 होते। कारण यह है कि जब फिर अगर जिले में मान लीजिए कुछ कम हुए जी, तो जिले में भी 20% एलोकेशन नहीं है। आज हालात ये हो रहे हैं विभिन्न अधिकारियों की सेवा के लिए, यहां तक कि हेड क्लर्क और खजांची तक की सेवा के लिए तमाम फाइटिंग फोर्स ऑफिस में क्लोज है। एक हेड क्लर्क, एक आरआई, एक अकाउंटेंट, जिनकी सेवा के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। खाली थानों में दलाली वसूलने के लिए हर दफ्तर में बड़ी लंबी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो 12 सिपाही थे भी सहारनपुर थाने में, उसमें भी 6 केवल इंस्पेक्टर को उपलब्ध पाए। 6 ऐसे थे जो कारखास थे। कारखास माने जो कि वसूली अभियान के लिए लगातार छोड़े जाते हैं। ये लोग विपक्षियों की मदद करते हैं। सपा के कार्यकाल में भाजपा की मदद करते थे, बसपा की मदद करते थे, भाजपा कार्यकाल में सपा बसपा की मदद करते हैं। ये सर्वदलीय हैं कारखास। मैं दागी सिपाही बात नहीं कर रहा हूं, कारखास की बात कर रहा हूं जी। कारखास वह सिपाही है जो अपराध जगत में पुलिस विभाग का राजदूत है जी। अगर खाली इनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स, केवल मोबाइल के कॉल डिटेल्स कलेक्ट कर ली जाए, जो कारखास सिपाही हैं उनकी आज तक कभी ड्यूटी नहीं लगी। वे थानों में कोई ड्यूटी नहीं देते, फर्जी रवानगी वापसी होती है, उनकी अलग से कोई तैनाती नहीं होती है। उन्हीं सिपाहियों में से वसूली के लिए छांटे जाते हैं। केवल उनकी कॉल डिटेल्स उन कारखास सिपाहियों को छांट ली जाए तो पता चल जाएगा किन किन अपराधियों से उनकी साठगांठ है जी। और अगर कारखास प्रथा को यूपी से समाप्त नहीं किया गया तो कोई भी गवर्नमेंट अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। और कितने भी साल में वही नियंत्रित कर पाएगा जो इस कारखास प्रथा के, इस पर जब जब नियंत्रण करने की कोशिश हुई, एक बार श्री राम जी ने कोशिश किया तो सारे के सारे फिर लौट के उसी थाने में चले गए।
एक बार राजेंद्र त्रिपाठी जब राज्य गृह मंत्री थे, उन्होंने कोशिश किया तो इन कारखास लोगों ने 11 इंस्पेक्टर ऐसे थे जो कभी हटे नहीं थे जिले से, उन्होंने उनको गृह मंत्री के पद से हटवा दिया जी। ये कारखास हर पार्टी के नेताओं में इतने अधिक लोकप्रिय हैं। कारण यह है कि जब कोई नेता विपक्ष में जाता है तो कारखास ही उसके काम आता है, और उनके सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब पार्टियों में बड़े मजबूत लोग संरक्षक हैं, और उनसे इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और कई एसपी तक डरते हैं जी। उनको छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं। ये सर एक अलग नेक्सस के ऊपर छेड़ता है उसके सामने बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है सुब्रत जी। इसी बीच जी सर मैं वापस लौटूंगा आपके पास। यह है कि जो एलोकेशन का मूल्य है जी, इसके लिए आईजी स्थापना की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जी। और फिर जिले में जितनी थी उतने % अधिक वैकेंसी आ रहा है जी, तो एडिशनल एसपी और एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जी। यशो को लाइन हाजिर कर देने से क्या होगा जी भाई? 112 सिपाही के एलोकेशन है, अब 12 सिपाही वहां पोस्टेड हैं जी, तो क्या यशो की जिम्मेदारी है? यशो क्या अपने घर में पैदा करेगा जी? हमें इस बात का जवाब अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो हम ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे जी। किसी कमजोर आदमी को सता देने से, किसी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर देने से समस्या नहीं हल होगी, यह शुतुरमुर्गी हल है। ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। सुदेश वर्मा हमारे साथ बने हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सुदेश वर्मा, क्या जवाब देंगे इन तमाम आरोपों का जो आंकड़े गिनाए राजकुमार भाटी जी ने और जो तस्वीर आपको दिखाई गई है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की? देखिए, आपके एक्सपर्ट्स को भी मैं सुन रहा था, भाटी जी को भी सुन रहा था जी। तो बात तो यही निकल रही है कि समस्या बहुत गंभीर है, और निश्चित है कि समस्या हमने नहीं क्रिएट किया है। हम तो कोशिश कर रहे हैं समस्या से जूझने का, हर प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो आप निश्चित ही क्रिटिसाइज करिए। उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने इतना बदतर कर दिया था, हर जगह आपको या तो कास्ट डिवीजन मिल रहा है, या तो रिलीजियस डिवीजन मिल रहा है, या तो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो सत्ता में थे। अब लोगों के जाति को देख के, धर्म को देख के एफआईआर लॉन्च नहीं होता जी। अगर किसी मंत्री का फोन जाता है तो इसलिए जाता है कि तुम न्यायोचित जो सही है वो करो जी, जो न्याय डिमांड करता है, जो कानून बोलता है वो करो। किसी को छोड़ने के लिए फोन नहीं जाता है जी। ये डिफरेंस है, और यही डिफरेंस बिल्कुल है। आप कह रहे हैं सुदेश जी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बताइए अगर सहारनपुर में जो दंगा हुआ, मथुरा में जो चीजें हुई, इसका फॉल्ट किसका है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए आनंद जी बिल्कुल हम हमारी सरकार है तो जिम्मेदारी से तो हम बच नहीं सकते। लेकिन आप एक बात बताइए, आपको याद है कि उत्तर प्रदेश में आज भी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। कितनी शिकायतें आ रही हैं। अगर आपको ये चीज पता है तो क्यों नहीं गिरफ्तार करके जेल भेजते? अगर आप कब्जा नहीं हटा सकते, सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इतने अच्छे हैं, ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कब्जा नहीं हटा सकते तो नहीं फैला सकते। सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ प्रोसेस से ही होगा ना जी सर, कुछ प्रोसेस से ही होगा। आप बच नहीं सकते झूठे आरोप लगा के। करे तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऊपर आप बोल रहे हैं कि चैनल पे बैठ के गुंडे को वोट नहीं लगा पा रहे हो। आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जी, वो तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जी। और किसने कब्जा है बताइए? कितने कंप्लेन आ रहे हैं? तो एक टास्क फोर्स इसको ठीक करेगी, डील करेगी, क्योंकि हम सिस्टमेटिक तरीके से डील करना चाहते हैं। गोविंद जी, 2 महीने तकरीबन हुए हैं मौजूदा सरकार का आते हुए, समस्याएं बहुत हैं। होगी तो फिर समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि भाई सरकार विफल है। मौजूदा सरकार कहती है कि पिछली हमें विरासत में समस्याएं मिली हैं कि 2 महीने में संभव नहीं है, लेकिन 2 महीने में कम से कम इतना तो संभव हो सकता है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपने घर से बाहर निकल सकें। देखिए अनंत, विरासत में समस्याएं मिली होंगी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी ने जो अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन था वो इसी मुद्दे पर उसको केंद्रित किया था कि उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की हालत है, असुरक्षित लोगों का जीवन है, उसको ठीक पटरी पर लाने के लिए आप बीजेपी को लाइए। ये इनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था जी। लेकिन अफसोस होता है और ऐसा लगता है कि इन्होंने चुनावी मुद्दा तो उसको बनाया, लेकिन होमवर्क उस पर कुछ नहीं किया। अगर होमवर्क किया होता तो पहले दिन इनको पता होता कि कहां पर बड़े छेद हैं, कैसे उनको बंद करना है जी। अभी तक सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो नागरिकों को सुरक्षा देंगे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, गुंडे जेल में होंगे, लेकिन वो कहीं होता नहीं दिख रहा है। सारी समस्या ये है कि आपकी इच्छाएं अच्छी होंगी, 2 महीने का समय ये भी ठीक है कि आपके 2 महीने के समय पर यह भी नहीं ठीक से आकलन किया जा सकता कि आप चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ दिखनी चाहिए, जो आपका जनता को सुरक्षा देने की जो बात है वो कहीं जमीन पर
उतरती हुई दिखे, वो संदेश जमीन पर उतरता हुआ दिखे। आपने एंटी मजनू की बात की थी, 3-4 दिन में आपने काम किया और उसका कुछ असर शहरों में कम से कम दिखाई देने लगा। हालांकि उसकी भी ट्रेनिंग अभी आज या कल से पुलिस वालों को उसकी ट्रेनिंग दी जानी शुरू होगी और उनको ये बताया जाएगा कि वो कैसे व्यवहार करें। लेकिन कम से कम एक मैसेज गया था। बाकी जगहों पर हम देखें, थानों में वही स्थिति है कि आदमी रिपोर्ट लिखाने जाए, पुलिस सुनती नहीं। कल ही मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक फौजी आया था जो जिसके घर में, जिसकी जमीनों पर कब्जा था, और वो हर जगह फरियाद देने के बाद थक गया था और अंततः उसे मुख्यमंत्री के पास अपनी वर्दी में आना पड़ा। तो साफ दिखता है कि जो कार्यशैली है वो बदली नहीं है, बदलने में वक्त लगेगा, ये हम मान लें। लेकिन आपका संदेश क्या है? अगर आपका संदेश ये है कि आपको बदलना है, तो मुझे लगता है कि एक संगठित फोर्स है पुलिस, और अगर सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है तो वो मैसेज। इसी बीच एक सवाल और है दिखना और चाहिए। सुदेश वर्मा जी, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि आपने कहा था कि 40 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, जितने भी अपराधी हैं वो सभी जेल के भीतर होंगे। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है? 40 दिन आपके पूरे हो चुके हैं। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो करना है। सिर्फ कानून व्यवस्था तो एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, आपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था सड़कों को ठीक करना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, जी आनंद जी, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, शायद आप कॉम्प्लिकेशंस को समझने में आसान होगा इससे। मान लीजिए रोड को ही ठीक करना है, तो रोड को ठीक करने के लिए आप टेंडर फ्लोट करेंगे। टेंडर नहीं फ्लोट करेंगे तो आप ही हमारे ऊपर एलिगेशन लगाइएगा कि भाई भतीजेवाद हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। टेंडर फ्लोट होगा, टेंडर फ्लोट होने में समय लगता है, उसके बाद एलोकेट किया जाएगा। तारीख आप उस प्रोसीजर को समझ कर दिया कीजिए ना। आपने कहा कि सरकार बनेगी, 40 दिन के अंदर जो आपराधिक तत्व है वो सब जेल के अंदर होंगे। आपने कहा 15 जून तक सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। आनंद जी, बिल्कुल हमारा मानना है, देश की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो सरकार से खुश है, शांति का कम से कम महसूस कर रही है। ऐसा उतना बुरा सिचुएशन नहीं है समाजवादी पार्टी का। बीजेपी के पास थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तस्वीरें आ रही है, वो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं जी बिल्कुल, आप लोगों से बात करिए ना। देखिए, आप तो खुद ही लोगों से अगर बात करेंगे, मान लीजिए अगर जैसे बुलंदशहर में रेप की घटना होती है, तो रेप की घटना होती है तो हम टास्क फोर्स बना के पकड़ने का प्रयास करते हैं, हाथों हाथ में बैठे नहीं रहते। यही डिफरेंस है जी। घटना होती है तो हमारा एक्शन क्या होता है वो देखिए, वो डिफरेंस है। क्या हम एक्शन को कंट्रोल करते हैं, क्या होता है मैटर वो करता है, हम फॉलो अप एक्शन लेते हैं कि नहीं, ये देखिए। एक्शन का रिजल्ट क्या होता है मैटर ये करता है। सारे मंत्री इसी चीज पर लगे हुए, कैसे अच्छा किया जाए। रिजल्ट होगा, दिखेगा आनंद जी। मुझे लग रहा है थोड़ा जाती है हमारे साथ, लेकिन आपका ये हक है, आप ये कर सकते हैं, आप मीडिया के हैं, अपोजिशन का भी हक है। इसलिए नहीं है क्योंकि सुदेश जी जो डेडलाइन आपने दी है उसी डेडलाइन के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। गोविंद जी, अगर 40 दिन का वक्त दिया गया था तो 40 दिन के बाद सवाल पूछना क्या जाती है? अगर कहा गया कि 15 जून तक सड़कों के गड्ढे भरेंगे तो क्या वो सवाल पूछना जाती है? देखिए अनंत, सड़कों के गड्ढे भर जाना, लोगों को ठीक से बिजली मिल जाना, अस्पतालों में व्यवस्था ठीक होना, ये शायद ऐसे मुद्दे हैं जिनमें वक्त लगेगा। और अगर आप 40 दिन आपने कहे हैं, आप 50 दिन लगा दें, आप 100 दिन लगा दें, सही दिशा में आपका काम है तो जनता उसके लिए आपको दोषी नहीं मानेगी। लेकिन कानून व्यवस्था ऐसा सवाल है। आपने उत्तर प्रदेश को, एक जलते हुए उत्तर प्रदेश को ये कहा था कि अब बिल्कुल सब कुछ शीतल यहां पर हो जाएगा जी। और अब हो क्या रहा है? मैंने अपनी पत्रकारिता की जिंदगी में उत्तर प्रदेश में कम से कम जो मथुरा का जैसा केस हुआ है, ऐसा केस देखा नहीं है कि गुंडे आए, 15-20 की संख्या में गुंडे आए, दुकान के अंदर दरवाजा खोलकर लोगों को सीधे गोली मारे और उसके बाद 15-20 मिनट तक एक एक सामान वहां से बटोर के ले जाए। यानी कि उनको कोई खौफ नहीं है। और ये इस सरकार को समझना होगा कि अगर अपराधियों को आप आपने कहा था कि वो सलाखों के अंदर होंगे, और हो ये रहा है कि वो लोगों की जान ले रहे हैं और खुलेआम इतनी अपराधी दुकानों के अंदर ऐसे सलाखों के अंदर नहीं हुए घूम रहे हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि पुलिस नाम की या कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इस चेतावनी को सरकार को समझना चाहिए, ये कैजुअल अप्रोच से नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को जीएसटी को लेकर 2-2, 3-3 घंटे अपने मुख्यमंत्रियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ चर्चा करने से ज्यादा इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने जो सहयोगी है उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, विपक्ष के साथ चर्चा करनी चाहिए। हालांकि जीएसटी की जो मीटिंग थी उसमें भी इनके विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं सोते हुए नजर आए थे, उत्तर प्रदेश की जनता के मरते हैं। जी कैप्टन द्विवेदी, आपने कहा कि ट्रांजिशन फेज में जो आपराधिक तत्व होते हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
अगर दलील मान भी ली जाए तो ऐसा कितना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि दिन दहाड़े मथुरा जैसी वारदात हो जाती है, सहारनपुर में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। अधिकारी तो वही है ना, सरकार की मंशा भी अधिकारियों को पता है, उसके बावजूद भी इतने बड़े स्तर पर अपराध। अनंत, देखिए ऐसा है कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था जी कि वो जो ट्रांजिटरी फेज होता है जी, वो जो नई सरकार, नया प्रशासन जी पावर में आता है, उसको ये समय देता है कि उस समय वो चुस्त दुरुस्त हो करके जी एक अभियान के तौर पे, इसी प्रदेश में पूर्व का इतिहास है कि एक बार एक ड्राइव चला, जितने क्रिमिनल्स थे या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या वो अपनी जमानत तोड़ा करके जेल के अंदर हो गए, क्योंकि बड़े स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस पुलिस को थे कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई क्राइम हो गया तो यू विल बी डायरेक्टली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल जी, और केवल मतलब थानेदार नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जो हायरार्की थी वो पूरी रिस्पॉन्सिबल होगी जी। अगर मंशा साफ है, केवल भाषण से नहीं, अगर ये चीज नीचे तक परकोलेट हो जाती है जी कि हमारा उद्देश्य शांति व्यवस्था स्थापित करना है, हमारा उद्देश्य एक मित्र पुलिस होके जन सामान्य को रिलीफ देना और क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करना है जी, तो बड़ा स्पष्ट मैसेज जाएगा और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर काफी इफेक्टिव कंट्रोल कैप्टन द्विवेदी, ये आदर्श, ये आप एक आदर्श स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा प्रदेश में इसके बिल्कुल उलट देखने को मिल रहा है तो वहां लूपहोल कहां है? स्थिति का वर्णन मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बता रहा हूं, उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि यहाँ पूर्व में इतिहास है कि ये हुआ है जी, और संयोगवश इसी जो पार्टी इन पावर है, इन्हीं की सरकार थी, उसी में हुआ है जी, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कदाचित अभी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है जी। दूसरा यह है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरह की घटनाओं में मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है जी। जब तक एक्शन नहीं होगा जी, तब तक किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर में आप कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सुब्रत त्रिपाठी, अगर मंशा साफ होती है सरकार की, अधिकारियों का भी कर्तव्य के प्रति ज्ञान होता है, उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता के साथ आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, तो वहां पर कारण क्या रहता है? देखिए, कारण यह है कि 15 साल से आज तक मैं जो देख रहा हूं, यह शुरू के 25 साल की नौकरी में मैंने नहीं देखा जी। कोई भी सरकार आती है, मान लीजिए कि 20% पोस्टें ऐसी हैं जहां IAS IPS जाना चाहता है, 80% पोस्टों पर नहीं जाना चाहता है जी। और उन 20% पोस्टों पर पिछले 15 साल में कौन थे जी। खाली एक सर्वे के लिए आप एक चार्ट बना लीजिए, आप पाएंगे कि 70% आदमी सपा, बसपा और भाजपा में 60-70% आदमी, तीनों की चॉइस सेम थी। मान लीजिए 500 IAS में से 100 छाटने हैं, 500 IPS में से 100 छाटने हैं, तो अगर हम कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट बुरी थी, गंदी थी, बेईमान थी, भ्रष्ट थी, तो अगर वो भ्रष्ट रही होगी तो भ्रष्टाचार छठे पोस्ट की होगी। या तो हम झूठा आरोप लगा रहे हैं पिछली गवर्नमेंट पर, और अगर पिछली गवर्नमेंट बुरी थी तो उसने बुरे लोगों का चयन किया होगा। यही बात अखिलेश जी मायावती के बारे में करते थे, यही बात प्रेजेंट सरकार पिछली सरकार के बारे में करती है जी। लेकिन जब अधिकारियों को छांटना होता है तो 70% आदमी वे होते हैं जो कि मायावती, अखिलेश और भाजपा तीनों सरकारों की कॉमन पसंद होते हैं जी। इसका रहस्य क्या है, इस पर आप लोग अगर एक सर्वे करें, एक शोध करें कि क्या वजह है कि भाई अगर पिछली जगह इन्होंने गड़बड़ किया, हटाए जा रहे हैं, तो फिर नई जगह उससे बढ़िया जिले में, उससे बराबर जिले में वे कैसे अच्छा काम करेंगे जी। अगर ये अच्छे रहे होंगे तो पिछली गवर्नमेंट में अच्छे रहे होंगे। एक छोटा सा खाली डिमांड कर लीजिए कि कौन कौन लोग सेंट्रल डिप्यूटेशन पर अफसर भेजे गए हैं। नियम है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की दूर दराज तक शिकायत हो जी, वह आदमी सेंट्रल डिप्यूटेशन में न भेजा जाए जी। लेकिन लोग भेजे गए हैं और लिए गए हैं ऐसे ऐसे लोग, चर्चाएं हैं, आप भी वेरीफाई कर लीजिए लिस्ट रखे कि जिनके ऊपर CBI और विजिलेंस की जांच। लेकिन सर इसका फिर कारण क्या होता है? क्या राजनीतिक स्वार्थ से कारण होता है या फिर कुछ और? अगर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूती उन लोगों में कि जो आदमी
बसपा को पसंद आता है जी। वही आदमी सपा को पसंद आता है जी। वही आदमी भाजपा को पसंद आता है जी। पहले सेम पार्टी में भी अगर मुख्यमंत्री बदलते थे तो भी अफसर बदल जाते थे जी। आखिर बाकी 400 आदमी जी। जिनको अखिलेश जी ने 400 आईएएस 400 आईपीएस को जिनको अच्छी जगह नहीं दिया, क्या वे 400 नाकारा थे जी। और क्या इन्हीं 100 में जी। जिनको उन्होंने अच्छी जगह दिया उन्हीं में सारी अच्छाइयां छिपी थी। इसी तरह अखिलेश जी ने 100 को अच्छी जगह दिया, वे लोग थे जिनमें से 60-70 ऐसे थे जी। जिनको की मायावती जी ने भी निहायत दुलारा बना के रखा था जी। वही यादव सिंह इतनी टाइम ब्लैक लिस्टेड हो गए, इसलिए बात अलग है। वही यादव सिंह समस्त मुख्यमंत्रियों को पसंद आते हैं जी। वही आईएएस वही आईपीएस। ठीक है, तो इस बात का जवाब मैं लेता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं इस पे। राजकुमार जी, जो नेक्सस बताया, जो ट्रेंड जो बताया सुब्रत जी ने, क्या ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है या फिर कारण क्या रहता है, या फिर आपको जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनकी काबिलियत पर अगली सरकार को भी विश्वास रहता है? नहीं, देखिए एक बात अभी किसी ने कही, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद त्रिपाठी जी ने कही जी कि सिस्टम खराब है। ये बात बिल्कुल सही है कि सिस्टम में काफी कमियां हैं और उस कमियां दुरुस्त होनी चाहिए जी। चाहे हमारी पार्टी रही हो, चाहे पहले बसपा रही हो, चाहे अब बीजेपी हो जी। जो एक पुलिस सुधार की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है जी। लेकिन सरकार की सोच पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि सरकार किस सोच की सरकार बैठी है और मुख्यमंत्री कितने सक्षम हैं और कितनी दृष्टि रखते हैं हर कार्य पे। मैं केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं जी कि ये वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं ये अपनी मर्जी से सारे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जी। इनके ऊपर कई लगामें हैं। अभी कल यही आरोप तो अखिलेश यादव के ऊपर भी था। नहीं, अभी कल जो है गोमती नगर के एक गेस्ट हाउस में 2.5 घंटे मीटिंग चली, तो किसके साथ? आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ। और उस मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं बताया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, कोई मीडिया को नहीं बताया गया कि मीटिंग में क्या हुआ। एक प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री गोपनीय मीटिंग इस तरह नहीं कर सकता, और वो भी किसी अन्य संगठन के साथ, सरकार के अधिकारियों के साथ करे या किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ करे तो बात बनती है जी। तो ये आरएसएस के साथ गुप्त मीटिंग करके क्या एजेंडा तय कर रहे हैं और आरएसएस इनसे क्या चाहती है? राजकुमार जी, एक बात का जवाब दीजिए कि आपकी सरकार से मौजूदा सरकार कैसे अलग है? क्योंकि वहां पर भी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते थे, यहाँ पर भी स्थिति 2 महीने फिलहाल यही बनी हुई है। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात मानूंगा कि आदर्श समाज की केवल कल्पना की जा सकती है, स्थापना नहीं हो सकती जी। अपराध आज तक अमेरिका में नहीं रुके, यूरोप कहीं जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे जापान है, वहां नहीं रुके, तो अपराध पूरी तरह तो नहीं रोके जा सकते जी। लेकिन हमारी सरकार में अपराधों पर बहुत कंट्रोल था। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, 27वें नंबर पर उत्तर प्रदेश हमारे शासनकाल में रहा अपराध में, और जितने अपराध अब इन 2 महीने में हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद 10वां 9वां नंबर आ जाएगा जिस दिन आंकड़े आएंगे। एनसीआरबी पूरी साल के बाद आंकड़े देती है, तो जब आंकड़े आएंगे, अभी यूपी हालांकि पुलिस वालों पर हमले के नंबर में सपा सरकार का वो कार्यकाल सबसे अव्वल नंबर पर था, ये भी एनसीआरबी के आंकड़ों में लिखा हुआ है। नहीं, एनसीआरबी में कहीं नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल एनसीआरबी का एक आंकड़ा मैंने देखा है सर। ये विद रिकॉर्ड राजकुमार जी, विद रिकॉर्ड आप कहेंगे, विद रिकॉर्ड मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक टेबल देखी है। 2012 से 2016 के बीच में तकरीबन आंकड़े नहीं है, तकरीबन 1100 से 1200 के बीच हमले हुए हैं, जो कि पिछली सरकार जो मायावती सरकार थी उसकी पूरी सरकार के कार्यकाल से तकरीबन 3 गुना रहे हैं आपके कार्यकाल। किसके हमले? पुलिस वालों के ऊपर जो हमले हुए हैं सर, पुलिस वो बता वालों के ऊपर हमले की तो अपराध की एक बानगी सर वो है जो बड़े क्राइम होते हैं, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, उनमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा राजस्थान में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता का तो हाल क्या ही होगा। बहरहाल सुदेश जी, आपके पास मैं आऊंगा कि आप कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर मौजूदा सत्ता में आए थे। आपकी जो सरकार है उसमें भी लगातार सांप्रदायिक दंगे भी हमने देखे, खुलेआम हमने जो गोलियां बरसती हैं वो भी देखी, लूट भी देखी, हत्याएं भी देखी, रेप की वारदात भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। खुद आप ही के नेता, आप ही के कार्यकर्ता दबंगई करते हैं, खाल खिंचवाने की बात करते हैं अधिकारियों की, ये भी देखा। तो फिर अंतर क्या रह गया? आपके उस मैनिफेस्टो पर, संकल्प पत्र पर क्या भरोसा किया जाए? जो पहली सरकार में था वही आपकी सरकार में भी है। देखिए, अंतर यह है कि हमारी सरकार अपने लोगों को भी अरेस्ट करती है जी, जो पहले कभी नहीं होता था जी। अगर पाए जाएंगे कि वो संलिप्त हैं किसी आपराधिक कार्य में तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा जी। वो अरे उनका केस दूसरा था, आपके बोलने से अरेस्ट थोड़ी ना हो जाएगा। एसएसपी के घर पे पथराव कर रहे हैं, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट होंगे।
आगरा का जिलाध्यक्ष आपका आपने सोनू तो चौहान अरे कहता आपने है तो एसएसपी को गोली मरवा कि दिया पुलिस था, वालों एसपी के को मुंह गोली में लग डंडा गया डाल के जय श्री राम बुलवाएंगे, वो मथुरा अरेस्ट में हुआ। आपने देखिए अब इस तरह की बात न करें जी, इस तरह की बात न करें। आपसे तो हम कंपेयर ही नहीं करना चाहते। इस तरह की तो बात आपसे करने के कंपेयर लिए करते तो शर्माते सुदेश जी, हैं। सुदेश जी, आप एक- उसी राग को लापे हुए हैं। एक वाजिब कि आपके, सवाल अपराधी एक वाजिब कम था, सवाल ज्यादा राजकुमार था। भाटी ने उठाया लोगों है ने कि आप ही रिजेक्ट करे, थोड़ा कार्यकर्ताओं तो की तरफ से इंतजार पुलिस करिए। वालों को, अधिकारियों को धमकी दी गई है और सर इसकी लाइव तस्वीरें कई दफा हम लोग दिखा चुके हैं। आप कहेंगे तो हम फिर से चला देंगे। तो अगर खुद आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक खिलाफ दबंगई FIR तक नहीं करेंगे हुई। तो फिर अधिकारी कैसे संभलेंगे? जो भी गलत है वो कंडोन नहीं हो सकता, लेकिन आपके सलाहकार संपादक जी ने भी बताया था कि अगर ब्यूरोक्रेसी है जो ढर रहा है पुराना, वो काम ही नहीं करती, मंत्री के बोलने के बाद भी काम नहीं करती, उस ढर्रे को बदलना होगा। उस ढर्रे को बदलने का प्रयास हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए। कौन पार्टी सत्ता में आती है, ब्यूरोक्रेसी डिलीवरी मैकेनिज्म है। वही हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किया। सर ब्यूरोक्रेसी के वर्क पैटर्न के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन बता दीजिए कि आपने कहा कि बीजेपी अपने लोगों पर ऊपर भी कार्रवाई करती है। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? बाराबंकी से लेकर आप मेरठ तक आ जाइए, सहारनपुर चले जाइए, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी आपके विधायक, सांसद जो आरोपित रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सामने हैं, कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई है आज तक? आप आरोपित की बात छोड़िए, जो भी आप बताइए, जिसके खिलाफ भी आपके प्रूफ है, आप बताइए। कार्रवाई नहीं हो तो बोलिए। किसी के साथ नहीं है। हमें स्पष्ट बहुमत मिला है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, कोई भी आ जाए, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। यही हमारी पॉलिसी है, यही नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है। ठीक है सुदेश जी, राजकुमार भाटी यहाँ पे आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं। आगरा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सोनू चौहान ने ऑन कैमरा कहा कि पुलिस वालों के मुंह में डंडा डालकर जय श्री राम बुलवा लेंगे। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब दीजिए आप। कोई एफआईआर हुई या कोई अरेस्टिंग हुई, कोई कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? पार्टी ने कार्रवाई की? सुदेश जी, आपको इस तरह की बातों पर अगर एफआईआर करिए तो सबके खिलाफ एफआईआर करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसे पार्टी को जो बताना था पार्टी ने उन्हें बता दिया। सर किस तरह की बातों अगर वो क्राइम के कैटेगरी में आता है, क्राइम के कैटेगरी में आता है तो आप एफआईआर लॉन्च करिए। किसी को धमकी देना सर क्राइम की कैटेगरी यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो नरेंद्र मोदी जी को मारने की बात करें तो उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ था। सारी चेंज करा दीजिए अगर धमकी देना। आपके रेजिम में तो जो नरेंद्र मोदी को मारने की बात करते थे उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च नहीं किया था आपने। ठीक है, इस तरह की बात कर रहे हैं। कैप्टन द्विवेदी, आपके पास मैं आता हूं कि जब जो नवनिर्वाचित जो विधायक हैं या जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो अगर अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं तो ऐसे कैसे हिमाकत हो पाती है? अधिकारियों की कमजोरी रहती है या फिर राजनीतिक संरक्षण जो मिला होता है उसकी वजह से इतना बढ़ावा मिल पाता है? बेसिकली इसमें अधिकारियों का मोराल बहुत डाउन है और राजनीतिक संरक्षण जो है इसका मुख्य मुद्दा है। अभी आपने दोनों राजनीतिक प्रवक्तागण से सुना जी, और ये वास्तु स्थिति है कि पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में जो भी मेजर घटनाएं हुई हैं, जो रिकॉर्ड पे हैं और जिसमें पार्टी इन पावर के जो ऑफिस बेयरर्स हैं या उनके जनप्रतिनिधि हैं इन्वॉल्व थे जी, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई स्पष्ट रूप से नहीं हुई जी। तो ये एक मैसेज बड़ा नेगेटिव जा रहा है ब्यूरोक्रेसी में भी और पुलिस में भी जी, कि इन लोगों को निश्चित रूप से संरक्षण मिला हुआ है जी, और ये पुलिस और प्रशासन का मोराल डाउन कर रहा है जी। इस पर इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा जी। सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है जी, और इस समय यह भी खतरा नहीं है कि 1-2 आदमी अगर निकल गए या चले गए तो हमको, हमारी सरकार को कोई खतरा हो जाएगा जी। तो ऐसे में जब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाएगा जी, पुलिस और प्रशासन का मोराल अप नहीं किया जाएगा जी, कानून व्यवस्था मौके पर नहीं लाई जा सकती है। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कमलाकर त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं चर्चा के साथ। कमलाकर, स्वागत है आपका। जो हम लोग सर चर्चा कर रहे हैं इस वक्त की राजनीतिक दलों की जो हनक रहती है अधिकारियों के ऊपर, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में नहीं, सपा का कार्यकाल भी जब यूपी में रहा है तब ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं। तो ऐसे क्या चीजें, ऐसे क्या बीच में चीजें रहती हैं कि इतना मोरल बूस्ट रहता है कि अधिकारियों के ऊपर हमला किया जा सके? देखिए अनंत भाई, 100 की सीधी एक बात है, पुरानी उत्तर प्रदेश में कहावत है या कह लीजिए पूरे देश में ही, कि तन का बढ़ना ठीक होता है, मन का बढ़ना ठीक नहीं होता। और वर्तमान सरकार में अभी जुम्मा 20 दिन, 2 महीने हुए आए इनको जी, लेकिन जिस तरीके से एनार्की हुई है और पिछली सरकारों की और वर्तमान सरकार में जो नेचर ऑफ क्राइम है जी, वो एंटायरली डिफरेंट है। यहां पर
स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम या ये कह लीजिए कि इनके कार्यकर्ताओं के मनबड़ होने का जो क्राइम है जी, वो एक्सीड कर रहा है। दरोगा को थप्पड़ मार करके अपने लड़के को त्यागी बाहर निकाल लेता है उससे। एसपी ये कहते हैं सहारनपुर के कि मैं डर से कांप रहा था, मेरा परिवार पूरा कांप रहा था। हमारे लोकल सांसद और विधायक चढ़ा करके जो है वो हमारे यहाँ पथराव कर रहे थे, आगजनी करा रहे थे और इस तरह की घटनाएं थी जी। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अपने गृहनगर इलाहाबाद में 2 बच्चियों के साथ उनके परिवार के सामने रेप होता है और उसके बाद सर कूच करके हत्या कर दी जाती है जी। गोरखपुर में राधा मोहन अग्रवाल जो चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूंसी है, वहां पे राधा मोहन अग्रवाल जी जो विधायक हैं वो एसपी को इस बुरी तरीके से डांटते हैं, इस बदतमीजी से पेश आते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और महिला एसपी, और उसको ये कहना पड़ता है कि मेरे आंसू आने को मेरी कमजोरी ना समझिए। लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग ये कह करके आए थे, शुचिता की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ गया। जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर इनके हिंदू वाहिनी के लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्क्वाड बना लिया उन्होंने, और लोगों के घरों में घुस करके जो है उन्हें बाहर निकाल करके उन्हें बेइज्जत करना, उनको मैन हैंडलिंग करना, ये रास्ते ट्रक वालों के साथ जो है वो जिस तरीके से मार करके जो है उसका सर कूच देना, ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या हम ट्राइबल जस्टिस की ओर जा रहे हैं? क्या हम ये मान लें कि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी का भी इतिहास उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने का रहा है, चाहे वो गोरखपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, एक लंबा समय उन्होंने गुजारा है। अभी वो मैं आप ही के चैनल पर एक बार देख रहा था कि उनके चीफ मिनिस्टर बनने के कुछ ही समय के बाद उन्हीं की फाइल उनके यहाँ साइन करने को आई थी। और केशव प्रसाद मौर्य जी पे स्वयं इलाहाबाद में अपहरण, हत्या, लैंड ग्रैबिंग जैसे 11-12 मुकदमे चल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जब सैया भय कोतवाल डर काहे का, और वो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में परिलक्षित हो रहा है। कैप्टन द्विवेदी साहब एक अच्छे कुशल प्रशासक रहे हैं, और अभी वो उन्होंने जो बात कही, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जिस प्रकार से 325 सीटों को लेकर के आप आए हैं, रोलिंग मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, तो उसी तरह से जनता की एक्सपेक्टेशन भी थी। जो चीजें आपने कही थी कि अब गुंडा राज नहीं होगा, पहले ये आरोप लगाते थे कि सपा के नेता थाना चलाते हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए ना। अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपका ईमान किस बुरी तरह से लड़खड़ा रहा है। वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी हैं। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। चर्चा का सर मुद्दा आज का यही है कि जो मौजूदा सरकार है वो कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ही अपनी इस मौजूदा सरकार बना पाई है, लेकिन यहां आने के बावजूद भी अपराध का जो ग्राफ है वो एकदम बढ़ता हुआ दिखा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, किसी भी नई व्यवस्था के आने पे तत्काल या तात्कालिक रूप से कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए लेकिन ये जरूर अपेक्षा की जाती है कि अपराधियों को एक बहुत सख्त संदेश दिया जाए। ये सही है कि उत्तर प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है। मेरे पुलिस अधिकारी एक मित्र सुब्रत त्रिपाठी जी हैं, जो दार्शनिक भी कहे जाते हैं पुलिस सर्कल्स में। तो मेरा तो दार्शनिकता का कोई पुट नहीं है व्यक्तित्व में, लेकिन मैं केवल पुलिसिंग को लेकर के 3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। अपराधियों के ऊपर पुरस्कार की घोषणा अब तक क्यों नहीं हुई? टॉप 5 हब थाने के और टॉप 100 जिले के प्रत्येक जेल प्रदेश में वहां छापे अब तक क्यों नहीं पड़े? और जो भी पुलिस अधिकारी अकर्मण्य थे या जो असफल थे, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई अब तक की गई निलंबन और सेवा मुक्त किए जाने की? इसके अलावा ये बताएं कि आपको इतना अनिश्चितकालीन ओपन एंडेड ये स्कीम नहीं है। 90 दिन में अगर परिणाम नहीं दिए तो आपकी जो भी अनिवार्यताएं थी, कठिनाई थी, वो कोई सुनने वाला नहीं है। आपको परिणाम 90 दिन के अंदर देना है, और अपराध को अगर 50% की कमी नहीं आती है और शीर्षस्थ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है, तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट आपका 0/0 ही होगा। देखिए विक्रम जी, सहारनपुर में जो जातीय संघर्ष हुए, क्या वो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है? ये कोई भी दंगा अगर होता है तो बहुत अधिक चिंता का विषय है।
और मुझे जान करके मुझे बताया गया है कि कोई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां नहीं हुई, रासुका के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हुई, गैंगस्टर एक्ट के 14 कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी चिंता विषय है और मैं इसमें हर चीज को शामिल करूंगा। एसएसपी के निवास के ऊपर अगर हमला होता है, अगर इस तरह के दंगे होते हैं तो इसमें पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं होगी, और अगर इसमें नहीं होगी तो फिर किसमें होगी? क्या संदेश दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल। सुदेश वर्मा जी जवाब देंगे इसका? जी पहले जवाब तो मैं थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता का दे दूं, क्योंकि ये तो हमको लगता है कि जब आप देखिए, आप जब टेलीस्कोप के दूसरे सिरे से देखते हैं ना, तो आपको अपना ही चेहरा बहुत भद्दा नजर आता है। तो आप टेलीस्कोप के दूसरे सिरे से देख रहे हैं, आपको अपनी कारगुजारी याद आ रही है, जितने भी दूसरे सिरे से देख रहा हूं, लेकिन आपको देख रहा हूं सरकार, और बहुत क्लियर देख रहा हूं सुदेश वर्मा जी। जी बहुत बढ़िया सुदेश जी, कमलाकर जी वापस लौटूंगा आपके पास। के बाद भी ये लोग अच्छा लगता है सुदेश जी, जो विक्रम सिंह जी ने सवाल उठाया है कि अगर लव कुमार जो एसएसपी तत्कालीन एसएसपी थे सहारनपुर के, वहां पर अगर उनके घर के ऊपर हमला होता है, अगर तब कार्रवाई नहीं तो फिर कार्रवाई कब? देखिए एक बात बताइए, किसी ने क्या इस इंसिडेंट को कंडोन किया? हम सबने बहुत सीरियसली इस इंसिडेंट को लिया और बोला कार्रवाई होगी। योगी जी की सरकार में सबको संरक्षण है, तो उनके ब्यूरोक्रेट जिसके थ्रू इंप्लीमेंट होना है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जी। इनके लाख कोशिश करने के बाद भी जो घटना हुए हैं, हम उसको बहुत सीरियसली लिए हैं। आनंद जी जरा कांग्रेस के बोलने से कुछ नहीं हो जाता, लोगों को दिख रहा है कि कौन सरकार एक्ट कर रही है, कौन सरकार एक्ट नहीं कर रही है। क्या इंडिकेट करता है? जी, मुख्यमंत्री का उनके गृह जनपद में अमरमणि त्रिपाठी जैसे व्यक्ति क्या इंडिकेट करता है भाई? होना क्या इंडिकेट सुदेश जी, कमला दोनों के बात लौटूंगा। विक्रम सिंह जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये जो कमाल करते हैं, पेट्रोनाइजेशन दे रहे हैं, कमलाकर जी, सुदेश जी दोनों के पास में वापस लौटूंगा। विक्रम जी सवाल में जानना चाहूंगा कि जो लगातार कोई पुलिस अधिकारियों के ऊपर ही हमले सामने आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, तो उसमें कमजोरी क्या पुलिस प्रशासन की रहती है या फिर राजनीतिक बढ़ावा दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, इसलिए वैसा करने की हिमाकत कर पाते हैं? मैं इसमें दोनों को दोष दूंगा। पुलिस अधिकारियों को भी उनको अपना कर्तव्य और अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। हमारा किसी से विरोध नहीं है जी। हमारा ये भी फर्ज है कि सभी जनप्रतिनिधियों का बड़े सम्मान और आदर के साथ संबोधित करें जी। लेकिन अगर हमारे कार्य में कोई व्यवधान करता है, हमने समस्त दौर देखा है, कांग्रेस से लेकर के सभी दौरों में काम किया, बड़े विनम्रता के साथ सभी राजनीतिक व्यक्ति हमारे परम मित्र रहे हैं और आज भी हैं जी। लेकिन सबको अपनी लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए, और अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो धारा 332 आईपीसी की इसीलिए वो कार्रवाई करेंगे। विक्रम सिंह भी हूं और सरकारी सेवक भी हूं। लेकिन विक्रम सिंह जी, फिर सवाल ये भी आता है ना कि अगर व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पालन करता है तो फिर जरा सी देर में उनका ट्रांसफर भी हो जाता है, उनको कोई और तरीके से प्रताड़ित कर दिया जाता है, झूठे केस कर दिए जाते हैं। ये भी एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं पिछली सरकार में। मेरा एक ही चीज पे एकाधिकार है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त तनख्वाह का चेक जी। इसके अलावा हमारा कोई अधिकार नहीं कि मैं सहारनपुर में रहूंगा, नोएडा में रहूंगा, भारत सरकार में रहूंगा या लखनऊ में रहूंगा जी। अगर हम इसकी चिंता करने लगे स्थानांतरण को लेकर के, तो समझ लीजिए कि हमने समझौते की पहली पायदान पे कदम रख दिया है। यही हमारे मित्र चाहते हैं कि हम तबादले से डर जाए और जायज नाजायज सभी फरमाइशें पूरी करें। एक दफा स्थानांतरण को आप तिलांजलि दे दे, कहना तो आसान है, करना उतना आसान नहीं है। लेकिन आप सिर्फ समझे कि राष्ट्रपति का पेचेक के अलावा आपका किसी चीज पे कोई अधिकार नहीं है, और फिर आप देखिए धारा 332 आईपीसी याद रखिए जी। ठीक है कैप्टन द्विवेदी, आप कुछ कहना चाहते हैं आप? और आप फिर देखिए जहां उसको इस्तेमाल करें तब बदला हो जाए, निलंबन हो जाए जी। लेकिन 4 आईपीएस और आईएएस अधिकारी अगर अपने अधिकारों का जी ठीक है विक्रम जी, वापस लौटूंगा। कैप्टन द्विवेदी कर ले तो 10 बार सोचेंगे। कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है जी। जो भी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, जैसा अभी श्री विक्रम सिंह साहब बता रहे थे जी। कि हम लोगों की प्राइम ड्यूटी होती है जी। कि जहां भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े वहां पर उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए जी। वर्तमान में हमारी फोर्सेस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिमोरलाइज्ड है जी। और उसको चूंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डिमोरलाइज क्यों है कैप्टन द्विवेदी? डिमोरलाइज इसलिए है
कि उनके ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन हो, जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दे आर जस्ट हेल्पलेस। जी ठीक है, गोविंद जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आज ये पॉलिटिकल सपोर्ट हट जाएगा, कोई कार्रवाई करने दी नहीं जाएगी, तो फिर अधिकारियों का मनोबल कैसे बना रहेगा और फिर कैसे उम्मीद हम करें कि भाई जो कानून व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी? देखिए, कानून व्यवस्था तो ठीक होने की पहली शर्त यह है कि सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ हो, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ हो और सरकार बिल्कुल साफ इस बात को अपना लक्ष्य करे कि कानून व्यवस्था उसकी पहली प्राथमिकता है। जी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 15-17 साल में जो अधिकारी हैं उन्होंने एक ऐसा अपने को अनुकूल बना लिया है सिस्टम के कि वो हर व्यवस्था को अपने पक्ष में करना जानते हैं और भ्रष्टाचार की जो नर्सरी उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल में पुलिस और प्रशासन में फैली है, पल्लवित हुई है, वो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल करना चाहती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब योगी उत्तर प्रदेश में अपने निवास में प्रवेश, सरकारी निवास में उन्होंने प्रवेश किया तो मीडिया में ये खबरें छपी कि उन्होंने एसी हटा दिया है, वो एक तख्त पे सोते हैं, सारे सोफे वहां से हट गए, वो बहुत आम आदमी की तरह की जिंदगी जीते हैं, वो सुविधाओं की जिंदगी से दूर रहते हैं। अभी 3 दिन पहले हमने एक शहीद सैनिक के घर में उनको जाते हुए देखा। जब वो वहां पहुंचे, वहां रेड कारपेट बिछाया गया था, एसी लगाया गया था और मुख्यमंत्री के जाने के बाद वो एसी और रेड कारपेट हट गया। तो अगर मुख्यमंत्री की जो पहली खबर है कि वो एसी में नहीं दोनों खबरें सर आपस में मैच नहीं करती, मुफिद नहीं होती हैं। वो गलत थी तो जिन लोगों ने वो खबर प्रचारित की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर दूसरी खबर जब उनको खुश करने के लिए, उनको एक तरह से चाटुकारिता करने के लिए जिन अधिकारियों ने इस तरह की बात की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सुब्रत त्रिपाठी आपके पास मांगूंगा कि पुलिस प्रशासन तो इस बारे में कहीं ना कहीं अगर ढिलाई रहती है तो दोषी पाया जाता है अगर अपराध बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक हल्का मौजूदा सरकार कितनी जिम्मेदार रहती है इस चीज के लिए? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है। कौन सा इंजेक्शन लगावे आदमी जब एक जिले में तैनात है? अगर वह खुद इतना गिर जाएगा, उसकी ड्यूटी है कि पब्लिक का कोई आदमी, निहत्था आदमी, मास्टर, क्लर्क, चपरासी, व्यापारी अगर पीटा जाए किसी पार्टी द्वारा तो उसकी रक्षा करे। अगर वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो क्या उसको, कौन सा उसके तेल पर मालिश कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री करेगा? ये उसको कौन ताकत देगा? उसको अपनी रक्षा जो नहीं कर पाएगा, ऐसा नाकारा आदमी किसी और की रक्षा क्या करेगा? मैं उसे सहानुभूति का पात्र नहीं मानता। यहीं पर अमिताभ ठाकुर थे, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के पिता पर मुकदमा कायम करा है और यहीं पर एक एसपी जिनके बारे में कहता है कि एक सांसद ने उनको गालियां दी, क्या क्या किया और वे एक केस तक रजिस्टर नहीं करा पाए। जीडी उनके पास, सीडी उनके पास। अगर हम अपने को कोई घुटने के बल झुकने कहेगा, हम अगर पेट के बल रेंगने लगेंगे तो इसके लिए वही दोषी नहीं है, दोषी वह भी है जो कि कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर किसी के घर में घुस के उसके बीवी बच्चे कोई बदतमीजी करे और उसके पास फोर्स है। ठीक है सुब्रत जी, बात में समझ गया आपकी। विक्रम जी क्या कहेंगे इस बारे में? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो सुब्रत त्रिपाठी जी कह रहे हैं? बहुत संक्षेप में सर। मैं सिर्फ एक सेंटेंस में कहूंगा कि जोश के साथ होश जरूरी है। मैं भी एसपी रहा हूं, एसएसपी रहा हूं और अपने कार्यालय में मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आदर्श था जो मैंने किया, लेकिन दाहिने दराज में पिस्तौल और 200 राउंड रखता था। ये जग जाहिर था कि मैं न मुर्गी पालन अधिकारी हूं न गन्ना विकास अधिकारी हूं, मैं हूं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक। और अगर किसी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा के जो अधिकार मेरे प्रदत्त हैं उसका मैं भरपूर प्रयोग करूंगा, माकूल उत्तर दूंगा। ये एक डिफरेंस होना चाहिए कि आपको क्या समझ रखा है कि आप छुई हुई हैं, आपको फूंक देंगे, आप हवा हो जाएंगे। आप पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी की तरह रहना आपको शोभा देता है। ठीक है सुदेश वर्मा जी, अब 100 दिन पूरे होने के बाद आपकी तरफ से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। क्या उम्मीद माने कि रिपोर्ट कार्ड पेश होने के वक्त तक प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पटरी पर आ पाएगी? क्या 3 महीने का वक्त काफी होगा सरकार के लिए, अगर 2 महीने का ना काफी मानते हैं तो? आनंद जी, निश्चित ही हमारा प्रयास वो होगा, लेकिन आप पत्रकार हैं, मेरी एक गुजारिश होगी आपसे कि आप थोड़ा सा थानों का भी निरीक्षण कर लें और वहाँ देख लें कि कितनी गलतियां वहाँ हुई हुई हैं। लोग त्राई कर रहे हैं। हम अगर, हमारे मंत्री का अगर कभी फोन जाता भी है
तो वो इसलिए जाता है बोलने के लिए काम करो, इसलिए बोलने के लिए नहीं जाता है काम मत करो। और हम यही बोलते हैं जो न्याय संगत है वो काम करो। हम ये नहीं बोलते किसके खिलाफ एफआईआर करो, किसके खिलाफ न करो, क्योंकि फाइनली तो कानून के तहत उसको सही और गलत साबित होना है। ये डिफरेंस है इस सरकार में और पिछली सरकार में, जो जनता सराह रही है। जी, आपकी बात सही है, आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो गलतियां हैं, करके लड़के को अपने बाहर निकालना ये तर्क संगत है। बहुत सुंदर। हालांकि सर विषमताएं दोनों चीजों में जरूर है जो कह रहे हैं सुरेश जी, और जो चीजें आ रही हैं सरकार की हनक नहीं है, ये इस सरकार के मंत्री भी बोलते हैं और चीफ मिनिस्टर भी बोलता है। अभी वक्त हमारे पास इतना ही बचा। कमलाकर जी, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। भूल गए आप मथुरा में जो मरवाए थे। और फिलहाल लोग तो सिर्फ इतना ही।